दूरदर्शन हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसे मिलिए और जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम आपका तारुफ करवाते हैं कुछ खास शख्सियतों के साथ, कुछ ऐसी खास शख्सियतें जिनसे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उनके एक्सपीरियंस से उनका एक्सपीरियंस हमारे काम भी आता है। ऐसे ही एक खास शख्स है हमारे साथ जो हैं डॉक्टर आकाश जैन जी। तो आकाश जी, आपका हम यहाँ पर सबसे पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगी, जो आकाश जी हैं वो मैथमेटिकल फिजिसिस्ट हैं और एक ऐसी फील्ड में इन्होंने करियर बनाया है या उस ऊंचाई पर, उस मुकाम पर ये हैं जहाँ पर पहुँचना, या मैं कहूँ किसी के लिए भी सोचना एक आसान बात नहीं है। कैसे इन्होंने अपना ये करियर तय किया और कैसे ये मुकाम इन्होंने हासिल किया, इस शो पर, इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर जानेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये हमें बड़ी ही मुश्किल से मिले हैं। दरअसल ये शिमला शहर आए थे अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो हमने सोचा कि ऐसे ख़ास मेहमान को क्यों ना आप लोगों से मिलवाया जाए दूरदर्शन हिमाचल के ज़रिए, और हम ले आए हैं ख़ास तौर पर आकाश जैन जी को यहाँ पर। तो डॉक्टर आकाश, आपको हम यहाँ लेकर के आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप शिमला शहर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे शिमला आके बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं को यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं और मैं आगरा से हूँ। आगरा में इस वक्त 45 डिग्री है और यहाँ पर 15 से 20, तो आप समझ सकती हैं कि एक्चुअली किसी के लिए भी कितनी अच्छी बात होगी। मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आया हुआ हूँ 3-4 दिन के लिए और बाकी मुझे हिमाचल काफ़ी अच्छा लगा। डॉक्टर आकाश। हाँ जी, डॉक्टर आकाश। तो हम यहाँ पर अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि आप वहाँ पूरे भारत में आप घूम चुके हैं, इंडिया का भी आपको तजुर्बा है और ना सिर्फ इंडिया का, इनफैक्ट आप ऑल ओवर वर्ल्ड आप ट्रैवल कर चुके हैं। कुछ कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर आप अपने एजुकेशन के लिए गए। ये सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे आकाश जी, और मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि आपका जो एजुकेशन रहा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, या मैं कहूँ कि आपकी अर्ली लाइफ जो रही है, उसके बारे में काइंडली हमें आप बताएं। मेरी अर्ली लाइफ, मोस्ट ऑफ माई अर्ली लाइफ एटलीस्ट मथुरा में बीती है। मेरा अर्ली लाइफ काफ़ी सारा 6-7 साल मेरी अर्ली स्कूलिंग मथुरा में रही। हमारा घर जन्मभूमि से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मतलब एक कल्चरल जिसे कहते हैं वहाँ पे वाइब रहा और उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा मेरी लाइफ पर। देन मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ एंड वी मूव टू आगरा। मेरा मोस्ट एडवांस एजुकेशन 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आगरा में हुआ, 7 to 12th। पापा का ट्रांसफ़र इधर होता रहता था, पर इवेंचुअली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं कि आप मम्मी के साथ यहीं रहिए, मैं घूमता रहूँगा। तो 7 से लेकर 12 तक मैं आगरा में ही रहा। उसके बाद मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था और जिसके थ्रू मुझे भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल में मुझे BSMS डुअल डिग्री 5 ईयर कोर्स करने का मौका मिला। मोस्ट लोग जो उस स्टेज पर होते हैं, लाइक इफ़ दे गो एंड टेक साइंसेस, वो या तो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं या मेडिकल के लिए जाते हैं। एंड माय फादर ऑलवेज वांटेड कि मैं कुछ अलग करूं। जिस दिशा में सब लोग जा रहे हैं उस दिशा में ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊं, इसलिए ही वांटेड मी टू एक्सप्लोर कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं। मेरा हमेशा से ही मैथ्स एंड फिज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। इनफैक्ट वो मुझे पता था, मुझे शायद उतना अच्छे से याद भी नहीं होगा कि मुझे जब कोई मैथ्स की प्रॉब्लम मुझे अर्ली लाइफ में अटक जाती थी तो मैं पूरी रात भर में सोचता रहता था। बीच में भी उठ के कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे रिज़ल्ट आ गया है तो मैं उसे लिख लूँगा, फिर सो जाऊँगा जी। तो ऐसा करते हुए उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने फिज़िक्स एंड मैथ्स मेजर लेते हुए प्योर साइंसेज में IISER भोपाल में एडमिशन लिया। ये इंस्टीट्यूट का लोगों से, बाकी इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टेंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT से काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज वहाँ पे प्रौद्योगिकी जैसा नाम में ही है, वो इंजीनियरिंग पर उनका फोकस रहता है। आप साइंस को कहाँ अप्लाई कर पाते हैं। मैं आपको यहाँ रुकना चाहूँगी, जैसे आपने कहा मैथ्स और साइंस में आपने करियर बनाया है। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत मुश्किल लगते हैं अपने आप में, लेकिन आपने करियर बनाया है तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है और काफ़ी मेहनत भी की है, नो डाउट। आपने ट्रांसफरेबल जॉब भी रहा है, तो ट्रांसफरेबल जॉब रहा है आपके पापा का भी, तो आप बहुत सारे कल्चर्स को भी जान पाए हैं, पहचान पाए हैं और मिक्सअप हुए हैं डिफरेंट ट्रेडिशंस में भी। अच्छा, मैथ्स और साइंस को ही आपने एज एन करियर ऑप्ट किया, क्यों? क्यों, क्या खास था? डर नहीं लगा? जैसा कि मैं अपने और कलीग्स को बताता हूँ, शायद फिजिक्स लेने का मेरा मेन मोटिव यही रहा कि मेरे पापा खुद MSc हैं फिजिक्स से। ओके। तो हमेशा से ही मेरे घर में थोड़ा सा साइंटिफिक एंड एकेडमिक माहौल हमेशा से रहा है। बट मुझे लगता है कि
पर्सनली मुझे हमेशा से ही मैं किसी और साइंसेस के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहूँगा, पर मुझे हमेशा से ही एक थोड़ा सा रहा है फिजिक्स एंड मैथ्स की तरफ, क्योंकि दी साइंसेस आर वेरी सिस्टमैटिक। आप उनमें काफ़ी ही लॉजिकली और काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स या बहुत सारे डेटा आपको याद नहीं रखना होता है, जैसे कि अदर फील्ड्स ऑफ साइंसेज या अदर फील्ड्स ऑफ एकेडमिक्स में होता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर रहा कि द एम्फेसिस इन दी सब्जेक्ट्स इज़ मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स, ना कि फैक्ट्स और डेटा। तो अब डर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आपको फिर डर नहीं लगता। लोग पायलट्स भी होते हैं, डेफिनेटली लोग रिवर राफ्टिंग भी करते हैं, लोग हिल माउंटेन बाइकिंग कर लेते हैं, जिसको देख के मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बैलेंस उसमें कर पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपका जब इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, आप उसके लिए ट्रेन करते हैं अपने आप को साल दर साल, तो आपको इवेंचुअली वो चीज़ हार्ड नहीं लगने लगती, आपको उसके मिनीशियस दिखने लगते हैं जिससे आपको जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं रादर देन डिफिकल्ट या स्कैरी। अच्छा, अब हम साइंस और मैथ्स में करियर की बात करते हैं। हाँ जी। काफ़ी सारे हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस वक्त आपको हो सकता है टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हों या इस प्रोग्राम के ज़रिए देख रहे हों। तो मैं जानना चाहूँगी कि मैथ्स और साइंस में अगर करियर ऑप्ट करना हो हाँ जी, तो किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? मैथ्स एंड साइंस में करियर ऑप्ट करने के लिए द फर्स्ट सजेशन जो मैंने कई लोगों को दिया है इज़ दैट एटलीस्ट 10th 11th तक आप बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज ना हो जाएं। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत ही अर्ली स्टेज से 8th 9th क्लास से बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कैरियर लाइन की तरफ देखना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से अर्ली स्कूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th 12th तक का जो स्कूल होता है उसका एक मेन मोटिव होता है कि आपको सर्वगुण संपन्न बनाए आपको हर चीज़ में। तो सबसे पहला मेरा तो एम यही रहेगा कि बहुत जल्दी स्पेशलाइज ना करें। बहुत जल्दी स्पेशलाइज करने से दिक्कत होती है कि आप कई चीज़ें जो आपको लेटर लाइफ में काम आएंगी वो आपके पास शायद वो स्किल्स नहीं होती। तो मेरे सजेशन में आप 11th 12th तक एटलीस्ट स्ट्रिक्टली आप अपनी स्कूलिंग पर पूरा फोकस करें। उसके बाद और इसी दौरान 10th के बाद से आप आसपास देखकर लोगों से बात करके आपको ये आइडिया लगने लग जाता है कि आपको करना क्या है। पेरेंट्स के लिए आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे कि पेरेंट्स उनको अपने बच्चों को किस तरीके से एजुकेट करना है, कैसे उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना है कि टाइम नहीं निकल जाए, इतना कंपटीशन भी है, सब लोग सोचते हैं। सबसे मेन गाइडलाइन तो शायद सभी देते हैं, वही मैं भी कहूँगा कि बच्चों को किसी भी लाइन में जाने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। सोसाइटी के प्रेशर में आकर या फिर रिलेटिव्स के प्रेशर में आकर या फिर ट्रेंड के प्रेशर में आकर, मेरे ख्याल से बच्चों को जितना ज़्यादा फ्रीडम देंगे एक्सप्लोर करने के लिए कि वो अपने आप से क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उतना बेटर रहेगा। मेरे कज़न्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो हर दिशा में गए हुए हैं, फैशन से लेकर मेडिकल से लेकर लॉ से लेकर हर तरीके। तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों, अब हर किसी के अपने सपने होते हैं। बेशक पेरेंट्स के भी सपने होंगे आप जो अपने लिए थे या वो अपने सपने अपने बच्चों में देखते हैं, पर उन्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे वो नहीं हैं, वो पेरेंट्स आर नॉट द सेम एज देयर चिल्ड्रन। तो बच्चों को अपनी लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी डायरेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए फ्रीडम देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर आकाश, यहाँ पे ये भी काफ़ी कहा जाता है कि पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाते हैं वो चाहते हैं उनका बच्चा करके दिखाए, तो वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो बच्चा भी वही कर पाए या उसमें इंटरेस्ट हो जिसमें पेरेंट्स का था। यहाँ आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबका अपना इंटरेस्ट है और पेरेंट्स को उस चीज़ को फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि उनका बच्चा किस फील्ड में जाता है। अच्छा, अभी मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो काइंडली आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस फील्ड में आपको गोल्ड मेडल मिला है और क्या खासियत है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं भोपाल ज्वाइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च में। वहाँ पर मैं 5 साल रहा। वो डुअल डिग्री है, BS MS। वहाँ पे आपको बैचलर्स प्लस मास्टर्स करके आप निकलते हैं वहाँ से। तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट 2 years मेरा था बोथ साइंसेस, सारे साइंसेस में। मैंने मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ा। उसके बाद लास्ट 3 years मेरा स्पेशलाइजेशन रहा फिजिक्स में। तो मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो वहीं से है, मास्टर्स के एंड पर। वो फिज़िक्स में फॉर हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन फिज़िक्स। तो मेरा एक और गोल्ड मेडल है वहीं पर ही, वो मेरा रहा है फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो वो एक होता है कि एकेडमिया में फोकस कर लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही करियर के लिए, लाइफ के लिए, बट एज अ सिटीज़न नॉट जस्ट ऑफ योर कंट्री और ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड, एंड एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको और चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखना होता है और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना होता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं 5 साल जो वहाँ था, मैं अपने एकेडमिया के अलावा भी चीज़ों में जितना हो सके
रहूं, जितना हो सके इंटरेस्ट रखूं, जितना हो सके और लोगों को इन्वॉल्व करूं। तो मेरा अगला सवाल हाँ आपसे जी। यही है कि आपने कहा कि किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट हाँ आता जी। है। अगर हम आपकी बात करते हैं हाँ तो जी। आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, किस चीज़, क्या आपकी हॉबी क्या है? क्या मेरी हॉबी है? अनफॉर्चुनेटली मेरी हॉबी कोई स्पोर्ट्स नहीं है। मैं चेस ज़रूर खेलता हूँ। ओके। यानी कि मुझे साइकिलिंग का हल्का फुल्का शौक है। इसके अलावा मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉबी जो मैं कहूँगा वो वेब डिज़ाइनिंग रही है। ओके। मुझे कोडिंग एंड वेब डिज़ाइनिंग का काफ़ी शौक है। मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ मोस्टली वाओ। अपने लिए या फ्रेंड्स के लिए। बहुत खूब। और अपने आप को टीच करता हूँ कि इसकी टेक्नोलॉजी लगातार चेंज होती रहती है एज वर्ल्ड गोज़ फॉरवर्ड इन टेक्नोलॉजी। तो उसमें बाकी मेरा ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो मैं कॉलेज में था, मैंने सेकेंड ईयर के एंड में आईसर भोपाल उस वक्त एक्चुअली दीज आर वेरी न्यू इंस्टीट्यूट्स। द फर्स्ट आईसर वाज ओपन इन 2008। 2008 से ही शुरू हुए हैं। तभी MHRD ने नया डिसीजन लिया था कि दे वांट टू फोकस मोर ऑन प्योर साइंसेस। तो मैंने मेरे सेकेंड ईयर में, तब कॉलेज को शायद 3 साल हुए थे, मैंने स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल इस्टेब्लिश की थी, Wow. विच वाज द स्टूडेंट यूनियन of our institute. And I mean it sounds very weird, but I wrote the constitution for whatever that body was. And currently the body itself has a staff of more than 50 people, more than 50 students run it. That's great. तो उस वक्त me and some of the faculty advisors, हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको, कैसे सेटअप होगा, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, इलेक्शंस होंगे उसके अंदर ताकि डेमोक्रेटिक सिस्टम रहे उसके अंदर। तो इस सब में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें, और एक साइंस क्लब जो मैं रन करता था इसमें भी। मैं बताना चाहूँगी यहाँ कि आप इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया कनाडा में फेलोशिप भी आप कर रहे हाँ हैं। जी। वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताएं। कनाडा, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस यहाँ वर्सेस कनाडा होगा, आई मीन इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, बट लोग वहाँ बहुत कम हैं। और लोग वहाँ बहुत कम होने से एक जो डिफरेंस आता है वो सोसाइटी की मेंटालिटी में काफ़ी डिफरेंस आता है। बिकॉज यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ के प्रॉब्लम से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। वहाँ पे उन्हें कोलैबोरेट ज़्यादा करना होता है क्योंकि वो कम स्ट्रेंथ में उन्हें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है। वहाँ पे इनफैक्ट हर पूरे कनाडा में टेलीफोन लाइंस बिछाने के लिए उन्हें इतना ज़्यादा कोलैबोरेट करना पड़ता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और उनका एरिया बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा मुझे डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस वहाँ पर लगा कि सब कुछ बहुत दूर दूर होने की वजह से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं एक फीलिंग होती है नेशनैलिटी की, कि उन्हें पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है नंबर में। तो उन लोगों को हर किसी के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने नेशन के टुवर्ड्स। जैसे अभी कोविड पैंडेमिक के दौरान हमारे यहाँ पर हमें अभी भी मैं देखता हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी आपको लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि उन्हें मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करनी है। वहाँ पर फर्स्ट मंथ से ही जब से देखना शुरू हुआ, जब तक ऑफिशियल गाइडलाइंस आए नहीं भी थे, लोग अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे, घरों से नहीं निकलते थे। मास्क तो मेरी लैंडलॉर्ड ने मुझे फर्स्ट सेकंड डे से ही बोल दिया कि आप, उन्होंने खुद मुझे मास्क ला कर दिया कि आपको मास्क यूज़ करना है। कॉलेज में भी, इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब एक मुझे जो वो दिखा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी, वो बहुत ज़्यादा मुझे आपको काफ़ी अच्छी भी लगी है। अच्छा, आप काफ़ी समय आप बाहर भी रहे हैं और आपने अपना डॉक्टरेट इंग्लैंड से किया है। उस एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें बताएं। मैं इंग्लैंड गया था जस्ट अपना BSMS पूरा करके। नॉर्मली वहाँ पर एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टाउन है डरहम करके। इट्स अ टोटली यूनिवर्सिटी टाउन। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अलावा जो भी कुछ है वो या तो स्टूडेंट हाउसिंग है या फिर स्टूडेंट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए शॉपिंग मॉल्स एंड व्हाटएवर। तो वहाँ पर मुझे इंग्लैंड की सबसे अच्छी बात लगी जो कनाडा में नहीं है, इसकी इंग्लैंड इज़ पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड ओल्ड वर्ल्ड। वहाँ पर पुराने आपको देखेंगे जो हमें पता ही है, एक बीइंग एन इंडियन वी आर सो मच वेरी फेमिलियर विद द इंग्लिश कल्चर। तो वहाँ पर जो वो रहा कि आर्किटेक्चरल टाउन है, बहुत बड़ा कैथीड्रल है शहर के बीचों बीच, और उस कैथीड्रल का यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने में, सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा। तो एक कल्चरल वाइब मुझे काफ़ी अच्छा लगा जितने टाइम में इंग्लैंड में रहा, कि आप जहाँ भी देखें, जिस भी बिल्डिंग को देखें, आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं से किसी तरीके से कोई आर्कियोलॉजिकल वो। इनफैक्ट मुझे वही एक छोटा सा वाइब शिमला में भी आता ही है कि आप जहाँ जिस बिल्डिंग को देखें आपको वो बिल्डिंग ऐसा लगता है कि इट हैज़ सम फिजिकल सम सिग्निफिकेंस, सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जो कि मुझे कनाडा में नहीं मिला बिकॉज कनाडा इज़ अ न्यू वर्ल्ड। तो वहाँ पे मोस्ट चीज़ें जो रिसेंटली हैं
वो बहुत ही रिसेंटली बनी है, इन द लास्ट 100 years और समथिंग। इंग्लैंड से आप होकर के आए हैं और शिमला में आए जब आप, तो आपको कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताज़ा हो गई है ना? इंग्लिश आर्किटेक्चर तो ऑब्वियसली रहा ही, बाकी पुरानी यादें तो अब कॉलोनियल आर्किटेक्चर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्योर ब्रिटिश आर्किटेक्चर। तो जो पुरानी यादों का मैं कहूँगा तो वो तो बस इतना ही कि हाँ, जो ब्रिटिश नेम्स देखने को मिलते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता द कॉलोनियल जो भी टाइम है वो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं है मेंटेन। तो बट आई थिंक जो जब ब्रिटेन में जब आप रहते हैं तो जैसा कि कहते हैं द पीपल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। तो मुझे वहाँ लेकर लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उनके मन में हमारे लिए या फिर सोसाइटी के प्रति वो जिस तरीके से मुझे जो वहाँ पर लगा इन्फ्लुएंस, मुझे उतना नेगेटिव नहीं लगा। तो अच्छा, शिमला शहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन से हेरिटेज बिल्डिंग्स आप जा चुके हैं, देख चुके हैं? फ़िलहाल मुझे शिमला में अभी टोटली शायद 48 आवर्स भी नहीं हुए हैं, तो मैं मोस्टली तो अभी यहाँ पर मॉल रोड में वॉक किया। कल मैं और मेरी वाइफ ने ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स वी वर ऑन फुट। ओह वाह, विच वॉज अ ग्रेट फीट। तो हम लोग मॉल रोड घूमे, उसके बाद ऊपर जाखू टेम्पल तक हमने रोपवे लिया, फिर वहाँ से हम वॉक करते हुए आए, बीच में रास्ता भूल भी गए, तो हमारे कम से कम 4-5 किलोमीटर वहीं घूमते रहे। नीचे फाइनली आकर हम मुझे अभी तक नाम याद भी नहीं हुए हैं, बट स्कैंडल पॉइंट तक आए थे और फिर वहाँ से वॉक करते हुए वापस, बीच में शॉपिंग, खाना, जो भी। हिल्स क्वीन शिमला जो है अपने आप में बहुत ही ख़ास है, सैलानियों को बहुत भाती है। अच्छा। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और जो एक बार आता है वो बार बार यहाँ आना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इससे पहले भी कभी शिमला शहर आए हैं? नहीं, मैं तो शिमला नहीं आया हूँ, मेरी वाइफ ज़रूर आई हैं बचपन में, पर मेरी वाइफ का फर्स्ट रिएक्शन था यहाँ आने के बाद भी कि यार यहीं पे फंस जाते हैं। वाह। दैट इज़ एक वाइब होता है, एक मतलब मुझे यहाँ पे क्लीनलीनेस काफ़ी अच्छी लगी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखकर लोगों की, और मुझे एक जो एयर में जो ताजगी होती है वो तो है ही, वो तो नेचुरल है, और बाकी जो लोगों में जो ताजगी रही, मैं जैसे ही आया, मैं आते ही मैं यहाँ दूरदर्शन के गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ। इट्स नॉट द ईजिएस्ट प्लेस टू गेट टू इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर। तो मैं कम से कम 10 किलोमीटर 10 बजे घूमता रहा, कई बार रेस्ट्रिक्टेड रोड्स में भी घुस गया, जहाँ मुझे बताया गया कि अब हम तो भाई गूगल मैप्स वाली जनरेशन है, जहाँ वो दिखाता है वहाँ चले जाते हैं, गूगल मैप्स को नहीं पता होता कहाँ जाना अलाउड है कहाँ नहीं। पर मुझे लोगों ने काफ़ी हेल्प किया, कई लोग, मैं हिल ड्राइविंग पहली बार कर रहा था तो मुझे मैन्यूवर करने में, मुझे डायरेक्ट करने में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, अक्सर कहते हैं कि ट्रैवलिंग के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, तो आप इस बात को कितना सही मानते हैं? मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग बिल्ड्स कैरेक्टर काफ़ी हद तक। आप जब तक, एक होता है कि आप कूक मंडूक बने रहेंगे, अगर आप अपने ही कल्चर में, अपने ही घर में, अपनी ही सोसाइटी में रहेंगे तो आप ऑब्वियसली अपनी सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, बट एक जो एडिशनल एक्सपीरियंस होता है, अगर आपको वो नहीं पता, आपको ये तक नहीं पता होगा कि आपको क्या नहीं पता है। और इस चीज़ों के लिए, इस एक्सपोजर के लिए ट्रैवलिंग या फिर अलग अलग कल्चर्स को देखना, बाहर जाकर ये देखना कि यही जो काम हम करते हैं उसको किसी और तरीके से करने का भी कई तरीके होते हैं। आवर वे इज़ नॉट द ओनली करेक्ट वे, और हमें अपने आप को बेटर करने का और वापस आकर अपनी सोसाइटी को बेटर करने का काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो वो मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ करेक्टर बिल्डिंग। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर हम ज़रूर आते हैं वापस। जब भी हम कहीं किसी के घर भी जाते हैं तो अपने घर कुछ नया सीख कर आते हैं। तो आप इतने सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में आप गए हैं और आकर के अपने देश में आए, लास्ट 6 मंथ से आप इंडिया में हैं, तो आप किस तरीके से डिफरेंस आप कर पाते हैं? आपको लगता है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा है, हमारे कंट्री में ऐसा होता तो और बेटर होता, क्या चीज़ कभी आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कहाँ ज़्यादा बेटर लगता है, मेरे ख्याल से एस्पेक्ट्स होते हैं हर चीज़ के। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुझे लगता है कि ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज हैव हैड अ हेड स्टार्ट कंपेयर टू अस, बट ऑन द अदर हैंड वहीं पर मुझे लगता है कि लोगों के बीच में जो फीलिंग होती है, एक अपनेपन की जो फीलिंग होती है, जैसे कहीं पे भी चले, और ऑब्वियसली खाना, जो फूड होती हैं, जो डेलिकेसीज होती हैं, बाहर चले जाना, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलेंगे, आप कुछ ना कुछ खाते पीते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। वहाँ पर आप शायद 5-10 किलोमीटर चल लेते हैं, आपको कोई शॉप तक नहीं मिलती है। तो एक मेरे ख्याल से जो वाइब होता है, जो कल्चरल वाइब होता है, वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। अगर मैं कुछ रिकमेंड करूँगा वापस लेके आना वहाँ से,
तो वही है जो मैं बोल चुका हूँ पहले कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ये भावना कि हमको अपने लिए तो करना ही है, अपने लिए प्रोवाइड करना है, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड करना है, बट साथ ही हमें अपनी सोसाइटी के लिए भी प्रोवाइड करना है, अपने नेशन के लिए भी प्रोवाइड करना है. जैसे सरकार कैन नॉट बी द ओनली वन, लाइक गवर्नमेंट कैन नॉट बी द ओनली वन जो कि बेटरमेंट करेगी सोसाइटी का, अनलेस द इंडिविजुअल इज़ विलिंग टू डू सो एज वेल. तो हम जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, आप कोविड के लिए ले लीजिए या फिर इन जनरल भी ले लीजिए, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे इंडिविजुअल की, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं. हम अगर ये पूछना छोड़ें कि सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, और हम ये पूछें कि हम इस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से एक काफ़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रह सकता है वेस्टर्न नेशंस का हमारे यहाँ. अच्छा, जब कभी भी आपने डिफरेंट कंट्री को विज़िट किया तो आपने इंडियन क्विज़िन को कितना मिस किया, या किस तरीके से वहाँ पर कोई फूड का कोई प्रॉब्लम हुआ, खाने पीने का कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से ये तो हर इंडियन का रोना होगा जो यहाँ से बाहर जाएगा. फूड वाइज आई थिंक इंडियंस इन जनरल आर वेरी फूडी, तो मेरे ख्याल से ये दिक्कत तो, और मुझे गैस भी नहीं करना है, मैं जितने भी इंडियंस को बाहर जानता हूँ सबका ये रोना होता है कि बाहर जाकर लाइक फूड इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हमारे यहाँ चटपटा जो खाते हैं वहाँ पे शायद वो लोग वो हजम भी नहीं कर पाते हैं. तो मेरे ख्याल से हाँ, मैंने फूड को सबसे ज़्यादा मिस किया. अब अपने आप से कुक कर लेता हूँ, काफ़ी नहीं भी कर पाता, पर मेरे ख्याल से अब गोलगप्पे या चाट तो आपको बाहर नहीं मिल पाएगी. तो एक मुझे हाँ वो लगता है कि आप इंडियन रेस्टोरेंट में भी चले जाइए तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग स्पाइसी को चिली से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो उनको लगता है स्पाइसी फूड का मतलब हॉट फूड होना चाहिए. इसलिए आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ज़बरदस्ती आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च का खाना खिलाएंगे. एंड आई थिंक दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, कि आपको वो चटपटा जो होता है वो आपको वापस अपने देश आकर ही मिल पाता है. जब भी आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, आपने अपना एजुकेशन परस्यू किया है, तो वहाँ पर जाकर के जितने भी माहौल आपको देखने को मिलता है इंडियंस का, साथ में बाकी लोगों का रवैया, वो कैसा रहता है? इन ब्रीफ आप हमें प्लीज़ बताएं इन शॉर्ट. इंडियंस के लिए मेरे ख्याल से इंडियंस आर वेरी कोलैबोरेटिव. मेरे ख्याल से इंडियंस हम लोग अपने घर में एक दूसरे को उतना अच्छे से कोलैबोरेट नहीं करते हैं जितना बाहर जाकर करते हैं. मैं जब सबसे पहली बार मैं एक्चुअली बाहर गया था 2012 में BSMS के दौरान ही इंटर्नशिप पे, और मुझे याद है कि मैं फ्लाइट में बैठ गया था और मेरे पास एकोमोडेशन था और मुझे कंफर्म नहीं था वो. और मुझे फ्लाइट में ही एक और फेलो इंडियन मिले जो वहाँ पे कुछ अकाउंटिंग कुछ तैयारी कर रहे थे. आई कैन नॉट इवन टेल यू द डिग्री. और उन्होंने मुझे, ठीक है बेटा, तुम्हें जब मिल जाएगा तब मिल जाएगा, तब तक आप हमारे साथ रह लो. बहुत खूब, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा. आपसे और भी बातें करनी है, लेकिन क्या करें, इस वक्त इजाज़त नहीं देता है. आई होप कि आपकी सारे एक्सपीरियंस से और इस कॉन्वर्सेशन से जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें काफ़ी बेनिफिट भी होगा. और आज फिलहाल इनसे मिलिए प्रोग्राम में इतना ही. आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल यूं ही.